बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कामयाबी। अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, फाइनल में पहुंच चुका है सेमीफाइनल जीतने के बाद। और क्या दिल से खेला है पाकिस्तान आज, और किस तरह से फतह ये मिली है, इस पे सब पूरी कौम को मुबारकबाद। और अल्लाह करे हम फाइनल जीते। हमारी और बड़ी अच्छी यादें भी हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, मेलबर्न के साथ, जहां पे 1992 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने जीता था जनाब इमरान खान साहब की कप्तानी में, और एक बड़ी शानदार कामयाबी थी वो भी। और अल्लाह करे कि ये वर्ल्ड कप भी जो T20 का ये हमारे नाम हो। बहरहाल मैच ही मैच है हर तरफ, और अब इस तमाम जो मैचेस हैं इनका कोई ना कोई नतीजा निकलना है। ये T20 है अब राउंड जिसमें कि पहुंच चुकी है पाकिस्तान की सियासत भी, और तमाम अहम फैसले जो है वो भी अब एक T20 के अंदर ही हैं इस वक्त। अगर आप देखें कि देखना यही है कि आखिरी चंद ओवर्स का जो खेल है वो अब किस तरह से खेला जाएगा, कौन खेलेगा और किस तरह से उसका जो अमल दरामद उस पर उसकी किया जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने एक और ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश थी वो तैयार की गई थी, जिसका इजहार मैंने मियां वाली के जलसे में 7 अक्टूबर को किया था, और 24 सितंबर को मैंने रहीम यार खान के जलसे में भी बताया था कि मेरे कत्ल की साजिश जो है वो हो रही है। और फिर उन्होंने कहा कि कल मैं ये अनाउंस करूंगा कि कौन कौन इसके अंदर और शरीक था। एक और नाम वो पहले ले चुके हैं, ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह कि जो हमला हुआ था उसकी FIR जो कटी है उनकी अपनी गवर्नमेंट में के लिए, जो नाम वो चाह रहे थे वो उन नामों के ऊपर नहीं कटी है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे FIR दर्ज हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन होनी है, और जाहिर है कि इस इन्वेस्टिगेशन में इमरान खान साहब पे हमला हुआ है तो उनसे भी तहकीकात जो है वो हो सकती है। बहरहाल इमरान खान साहब जो है उन्होंने पहले से ही कुछ लोगों के नाम भी लिए थे, लेकिन वो FIR नहीं कर सकी। दूसरी तरफ अहम राउंड जो है, चूंकि कल की तारीख है, कल वजीराबाद से लॉन्ग मार्च का भी आगाज हो रहा है, और वजीराबाद से इस लॉन्ग मार्च के आगाज और इमरान खान साहब की अहम अनाउंसमेंट एक ऐसे वक्त में हो रही है जब लंदन के अंदर वजीर आजम जो है वो मुशावरत कर रहे हैं नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के साथ, और वो वहां पे पहुंच चुके हैं। अहम इजलास हो रहे हैं, PDM की क्यादत से बात हो रही है, जो हमारे जराए हैं वो भी बता रहे हैं, और इस सिलसिले के अंदर जो है वो मुकम्मल बात की जाएगी, क्योंकि अब तोसी की खबरें भी गर्दिश में हैं। और जाहिर है कि अगर फैसला करना है तो ये वजीर आजम पाकिस्तान ने फैसला करना है कि तोसी देनी है, एक कलीलुल मुद्दत तोसी देनी है, या फिर ये है कि आगे बढ़ना है और नए चीफ की तैनाती जो है वो करनी है। लंदन से फाइनल जो फैसला है वो मियां नवाज शरीफ की तरफ देखा जा रहा है कि वो करेंगे, तो क्या होगा ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, इसके ऊपर भी हम देखेंगे। और तीसरी अहम बात जो है वो कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें चंद उसका कोई अलामिया नहीं आया, मगर जो जराए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत अहम जो मामलात हैं और खास करके पाकिस्तान की अंदरूनी सिक्योरिटी से मुतालिक उनके ऊपर बात हुई है। और ये आवर्स लॉन्ग यानी कि तवील तरीन नशिस्तों में से एक नशिस्त थी जिसमें कि ये गुफ्तगू हुई है, और पाकिस्तान से जुड़े खास करके दाखिली जो मसाइल हैं, सियासत है, उसके ऊपर खुल के बात हुई है। अब इसके अंदर जाहिर है हतमी तौर पे हम नहीं कह सकते, लेकिन जो फैसले हुए उसमें ये फैसला जरूर हुआ है कि हर तरीके से चीजों को कोशिश की जाए कि खत्म किया जाए और मिल बैठ के फैसले हों, लेकिन साथ साथ इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उनके खिलाफ जो जुबान, लबो लहजा वगैरह और गम और गुस्सा है उसको जिस तरह से तशहीर मिल रही है, ये जिस तरह से उसका इजहार किया जा रहा है, ये इदारे के लिए बेहतर नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर हम बात करेंगे इन सारे मामलात के ऊपर कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो रहा। इसी दौरान लॉन्ग मार्च के मकासद जो कि एक अहम तैनाती से जुड़े हुए हैं और उसको हम खारिज जिम्कान भी नहीं कह सकते, उसके हवाले से भी एक शेख रशीद साहब के जो ट्वीट्स हैं वो काफी डिस्कशन में है कि रावलपिंडी के इजलास और लंदन में होने वाली मीटिंग के अहम फैसलों का फाइनल राउंड है। इलेक्शन से लेकर सिलेक्शन तक सारे अहम फैसले इस महीने होंगे। नाअहल गैर मकबूल हुकूमत मुआशी सियासी कौमी सलामती के लिए खतरा, टूट फूट का शिकार है वगैरह, ये उन्होंने कहा।
اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ عمران کی راولپنڈی آنے کی تاخیر اہم حکمت عملی کا حصہ ہے. یہ شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اہم حکمت عملی ہے. وہ کیا ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے عوام کی جو رائے ہے، انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین یعنی آئیپور کا سروے سامنے آیا ہے. 59% نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جو ہے وہ مسترد کیا جاتا ہے، یعنی 59% نے مسترد کیا. 32% پاکستانیوں نے لانگ مارچ کی حمایت کی ہے. 54% نے مشورہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی سڑک پر احتجاج کی بجائے قومی اسمبلی میں جا کر اپنے مسائل کو حل کرے. سروے میں 38% لوگوں نے لانگ مارچ سے کے فوائد یعنی کیا حاصل ہوں گے کہا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور 35% کا خیال ہے کہ مارچ سے مقاصد حاصل ہو جائیں گے. یعنی کہ میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ لانگ مارچ کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اب ہم اسی تمام موضوعات کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت آنریبل پینل ہے. ہمارے ساتھ جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب سینئر صحافی ہیں، تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب صداقت عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، اس وقت اپنے احتجاجی کیمپ میں ہیں اور بڑا زبردست کیمپ انہوں نے بنایا ہوا ہے. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. سعید غنی صاحب صوبائی وزیر بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت میں سے بھی ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے. سعید غنی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پہلے مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ پہلا جو سوال ہے بہت اہم سوال ہے کہ ساری جو اس وقت مشاورت ہے وہ لندن میں ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر توسیع کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور نئے چیف کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ اگلے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، ان میں کچھ فیصلے ہو جائیں گے، اور کیا یہ جو ریزمپشن آف لانگ مارچ ہے یہ اس سے کنیکٹڈ ہے؟ میری معلومات اور تجزیہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ نہ 48 گھنٹوں میں ہونا ہے، نہ 72 گھنٹوں میں، نہ 24 گھنٹوں میں. فیصلے ہو چکے ہیں، صرف ان کا اعلان باقی ہے. وہ اعلان جو مناسب وقت ہے اس پر ہوگا. ابھی کسی قسم کا کوئی اعلان متوقع نہیں ہے. یقیناً سابق وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف وہ واپسی میں وہاں رکے ہیں، تو بہت سارے معاملات ہیں جن پر آپ کو بالمشافہ ملاقات اور مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ راستے میں آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس ملاقات کا کوئی زیادہ مطلب لیا جائے، نہ یہ مطلب لیا جائے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں کسی نے کسی کو قائل کرنا ہے. یہ تمام لوگ پہلے ہی قائل ہو چکے ہیں. اچھا، میں 2 سینیریوز آپ کے سامنے رکھتی ہوں سولنگی صاحب، پھر میں سعید غنی صاحب کے پاس جاؤں گی. یہ مجھے بتائیے گا کہ توسیع کی بات ہو رہی ہے، قلیل المدت توسیع، وہ اس کے امکانات ہیں. آپ کہہ رہے ہیں فیصلے ہو چکے ہیں، اگر وہ اس کے امکانات نہیں ہیں تو نئے چیف کی تعیناتی ہے. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پرانے چیف جو ہیں ان کی ہی کنٹینیوٹی ہو، وہ نہیں ہوگا تو پھر سڑکوں پہ معاملات ہوں گے، پھر کنٹروورشل چیزیں ہوں گی. اور آپ نے بھی ٹویٹ دیکھی ہے عمران خان صاحب کی، چیزیں کیا بن سکتی ہیں پھر؟ دیکھیں، یہ جو توسیع ہے، چاہے قلیل المدتی ہو یا طویل المدتی ہو، اس کا مقصد سوائے اس کے کہ حکومت ایک سیکورٹی کے ادارے یا اسٹیبلشمنٹ پہ خودکش حملہ کرے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس میں دونوں کا نقصان ہے. ٹھیک بات. تو اس لیے اس کے امکانات جو ہیں، شہاب ثاقب کے میرے اوپر گرنے کے امکانات زیادہ ہیں، توسیع کے امکانات کم ہیں. آج ہی آرمی چیف نے پشاور کور کا الوداعی دورہ کیا ہے، اور تمام چیزیں معمول کے مطابق جا رہی ہیں. مجھے اس کا کوئی یہ خواہش ضرور ہے عمران خان کی کہ توسیع ملے، تھوڑے عرصے کے لیے ملے، کوئی ایسی صورتحال بنے کہ نیا آرمی چیف وہ خود تعیناتی کریں، اور ان کو امید ہے کہ وہ الیکشن جیتیں گے. اچھا، میں بالکل سعید غنی صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں کوئکلی. صداقت عباسی صاحب، یہ آپ نے سروے بھی دیکھا ہے، لانگ مارچ کے مقاصد اور عمران خان صاحب کا اعلان جو کہ کل وہ کرنے جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ سلو نہیں ہو رہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی آپ کے خیال میں بھی یہ جو لانگ مارچ ہے یہ جڑا ہوا ہے اس تعیناتی کے ساتھ، وہی مقصد ہے یا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے؟ جو آپ سب کے سامنے باتیں ہیں وہ تو مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
جو لانگ مارچ ہے اس کی بہت اچھے سے پلاننگ ہو رہی تھی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو فیصلے ہیں پاکستان کی حکومتوں کے، اور یہاں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں پاکستان میں ہے، اور ہم یہ بڑے عرصے سے سمجھتے تھے کہ یہ جو حکومت کا رجیم چینج کا پورا پلان ہے وہ سارا پاکستان کے مفادات کے خلاف تھا، پاکستان میں جمہوریت کی قدریں جو ہیں وہ ان کے یہ موافق نہیں تھا، لہذا ایک وقت دیا گیا اور اب 6 مہینے میں دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ہر چیز، چاہے وہ شہری حقوق ہیں، چاہے وہ ڈیموکریٹک نارمز ہیں، چاہے وہ معیشت ہے یا کوئی اور نظام ہے، سارا کا سارا ہی گرام سے نیچے گر گیا۔ لہذا ہمارے لانگ مارچ کا مقصد تو صرف اور صرف پاکستان کو اس جو امپورٹڈ رجیم ہے اس سے نجات دلانا تھا، لیکن ظاہر براڈ اسپیکٹرم میں بہت ساری چیزیں اور سامنے آ گئی، اور رجیم چینج کے ساتھ جب NRO اٹیچ ہوا، جب عمران خان پہ کیسز بننا شروع ہوئے، وہ توشہ خانہ کا کیس، وہ فورن فنڈنگ کا کیس، وہ دہشت گردی کا کیس، وہ توہین مذہب کا کیس، تو یہ سمجھ آ گئی کہ عمران خان کو ہٹانا بھی اس رجیم چینج کے پلان کا حصہ ہے۔ اس سارے معاملات کو آج عمران خان پہ یعنی اٹیک ہوتا ہے، ایک قاطعانہ حملہ ہوتا ہے، اور عمران خان سابق وزیر اعظم اپنی مرضی کی FIR درج کرنے کے لیے وہ اپنی پورا زور لگا رہے ہیں اور ملک میں نہیں درج ہو رہی، لہذا ہمارا اس ملک کو آئین اور قانون پر چلانے کے حوالے سے یہ لانگ مارچ ہے، اس میں باقی چیزیں ضمنی ہیں، اور یہ جو تعیناتیاں ہیں ان کا بھی ظاہر ایک موقف تو ہے ہماری پارٹی کا، لیکن لانگ مارچ سے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی براہ راست تعلق ہے۔ انڈائریکٹلی اگر الیکشن ہوں گے، الیکشن کرانے کے لیے ظاہر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی حکومت یہ تعیناتیاں کرے۔ اچھا، بالکل اب یہ بالکل اب سعید گنج صاحب جو کہ ابھی صداقت عباس صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد ہو سکتا ہے لیکن کلی مقصد نہیں ہے، لیکن اگر یہ کو انسیڈنس کہیں یا کچھ بھی کہیں، اب کل سے دوبارہ سے لانگ مارچ بھی شروع ہو رہا ہے، عمران خان صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کا بھی کل 5 بجے کا کہہ دیا ہے، وہ کسی اور جنرل کا نام بھی لے لیں گے یا کسی کا بھی نام لے لیں گے، ان کی مرضی ہے کہ وہ کس کا نام لیں گے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہوگا کیا پھر؟ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جب کل مشاورت کے بعد فیصلے ہوں گے، PDM کے لوگوں کو سب کو بٹھا کے کیا جائے گا، تو اس کے ساتھ ہی کوئی کنٹروورسی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ سعید غنی صاحب دیکھیں، اسما عمران خان صاحب کا اس وقت تو مقصد صرف یہی ہے کہ ہر چیز کو متنازع بنائیں، اور یہ مطمئن اس وقت ہوں گے جب کوئی الیکشن کروائیں، الیکشن کے نتائج ان کی مرضی کے آئیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ اسی طرح ان کی سارے کام کرے جس طرح وہ پچھلے 3-4 سالوں میں کرتی رہی ہے۔ اگر تو آپ الیکشن پہ بھی راضی ہو جائیں، پھر یہ کہیں گے الیکشن کمیشن میری مرضی کا ہونا چاہیے، پھر یہ کہیں گے نتائج میری مرضی کا ہونے چاہیے، پھر یہ کہیں گے آرمی چیف میری مرضی کا ہونا چاہیے، پھر یہ کہیں گے چیئرمین نیب میری مرضی کا ہونا چاہیے، پھر یہ کہیں گے DIG ISI میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری خواہشات تو ان کی پوری کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عباسی صاحب بلے سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن اس لانگ مارچ کا مقصد سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے حکومت کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے، تاکہ کسی طرح سے کوئی ان سے بات کرے اور ان کو کانفیڈنس میں لے کے ان کی مرضی سے، جس کا بھی وہ نام مجھے نہیں پتا کس کا ان کے ذہن میں ہے، وہ کر دیا جائے تاکہ یہ بات آگے بڑھے۔ اور اسی حوالے سے میرا خیال ہے کہ وہ جی میرا خیال ہے کچھ آڈیو کا مسئلہ آ رہا ہے۔ جی چیف کی تعیناتی، جیسی آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی، عمران خان صاحب کا یہ جو پہلے ہی ناکام ہے بری طرح سے لانگ مارچ، یہ بالکل ختم ہو جائے گا، اس میں سے ہوا نکل جائے گی، اور پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا کوئی بھی، یا نکل بھی سکتا ہے؟ مطلب آپ دیکھیں نا کہ ہر چیز اس وقت جو ہے وہ ایک گرد اڑی ہوئی ہے، وہ سیٹل ڈاؤن تو نہیں ہو رہی، تو اگر نہیں نکلتا تو کیا ہوگا؟ زیادہ کیوس ہوگا؟ سعید غنی صاحب نہیں، دیکھیں نتیجہ تو ظاہر نکل ہی آئے گا، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ نے کبھی کوئی لانگ مارچ ایسا دیکھا ہے جو لاہور کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے پچھلے کوئی ہفتے 10 دن سے؟ بھئی ہم نے بھی لانگ مارچ کیا تھا، بلاول صاحب کراچی سے چلے تھے، 2000 کلومیٹر کا سفر کیا، لوگ ان کے ساتھ چلتے رہے، مختلف شہروں میں اسٹے کرتے رہے، ان کے رہنے کا کھانے کا بندوبست ہوتا رہا، اسلام آباد پہنچے، اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اٹھیں گے نہیں، پارلیمنٹ میں گھس جائیں گے اور استعفیٰ لے لیں گے، راستے بند کر دیں گے۔
हमने वहां खत्म किया, उसके बाद हमने कहा जी पार्लियामेंट में जाकर अपनी जिदोजहद करेंगे, वो हमने की। तो ये जो तरीकेकार इन्होंने इख्तियार किया है, ना तो ये कोई लॉन्ग मार्च है, ना पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आती, लेकिन बहरहाल एक प्रोटेस्ट है जिसका वो कर रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा जो वो हासिल करना चाहते हैं, मेरी दानिश में इनको वो नहीं मिलेगा, और ये बिलाखिर कहीं ना कहीं से इसको भी किसी तरह से वाइंड अप करेंगे। अल्लाह न करे कि वो जो वजीराबाद में एक वाकया बहरहाल हो गया, जिसकी वो तहकीकात भी नहीं होने दे रहे हैं, और पंजाब हुकूमत ने उसको पता नहीं क्या बनाया हुआ है, लेकिन अल्लाह न करे कोई इस किस्म का मजीद वाकया हो। इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए पूरी, और जिस अंदाज से ये अपना मार्च आगे बढ़ाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, ये घुमाते रहें, लेकिन जिस दिन तैनाती हो जाएगी उस दिन ये मार्च निबट जाएगा सारा। अच्छा, और ये सदाकत भाई साहब ये भी बताइएगा कि अगर ये मार्च मतलब पहुंचेगा कब तक, क्योंकि इस बीच में मोहम्मद बिन सलमान साहब भी पाकिस्तान आ रहे हैं और एक अच्छा बड़ा पाकिस्तान को पैकेज भी ऑफर कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी सऊदी अरब पहुंच गए हैं फाइनलाइज करने के लिए चीजों को। तो आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए मतलब आप वाकई को मार्क कर सकेगा ये लॉन्ग मार्च, या बस इसी तरह वजीराबाद से गुजरांवाला से वजीराबाद? देखिए, मैं जो सईद गनी साहब ने बातें की वो सारे अंदाजे होंगे हैं। आपको सबको पता है कि इमरान खान साहब ने 10 नवंबर को पिंडी पहुंचना था और 11 नवंबर को यहाँ पे मार्च होना था। और ये अब आप जितने अंदाजे लगा रहे हैं, इमरान खान फलां बंदे को आर्मी चीज लगाना चाह रहे हैं, क्या इमरान खान ने अगर लगाना किसी का नाम लिया, किसी को कोई नाम दिया, इमरान खान साहब का नाम वो दिल में रख के बैठे होंगे और आप ये उनके दिल से बात निकाल लेंगे? ये तो आपके अंदाजे हैं। नंबर 2, अगर आज वो तारीख आ गई है 9 या 10, आज हमारा लॉन्ग मार्च यहाँ होता, लेकिन आपके सामने वो अफसोसनाक वाकया, बल्कि अफसोसनाक क्या, बाकायदा प्लान करके वाकया किया गया, इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए उन पे हमला किया गया, जिसका इमरान खान पहले बता चुके थे, ज़ाहिर उनके जराये ने कंफर्म किया था। अब उसके बाद इमरान खान तक वो जख्म है, अब वो शायद ट्रेवल नहीं कर सकते। बाकी आप बिलावल साहब के मार्च को इमरान खान साहब के मार्च से आप कंपेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको पता है कि इमरान खान के मार्च में 70 जलसे भी शामिल हैं। पाकिस्तान की तारीख में कोई लीडर 8 हल्कों से मुंतखब नहीं हुआ कभी, और कभी कोई इतने शॉर्ट नोटिस पे किसने जलसे नहीं किए। आपको लग रहा होगा नाकाम मार्च, लेकिन वो इतना अनप्रेसिडेंटेड वो कामयाब हो गया, या लोगों का। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है वैसे सईद गनी साहब, ये हकीकत है, ये हकीकत है सईद गनी साहब के पिछले मार्च से लेके अब तक इमरान खान साहब जो है मार्च से अब तक वो बिल्कुल घर नहीं बैठे हैं और वो पूरी अपनी तहरीक चला रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, उनका एक नैरेटिव है, और उनके मुकाबले पे हुकूमत का और हुकूमती जमातों का कोई नैरेटिव नहीं है। अच्छा भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक, तो मैं सईद गनी साहब को पूछ के, फिर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, मैं जी सईद गनी साहब। देखें, ये तो इनका हक है ना, जलसे 70 करें 700 करें, इससे तो हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जो ये आप कह रही हैं कि एक नैरेटिव है, उसको लोग बाई कर रहे हैं, मैं इससे इसलिए इत्तेफाक नहीं करता। आसमा, जब ये एक वाकया अफसोसनाक हुआ वजीराबाद में, उसके बाद इन्होंने कहा कि मुजाहरे करें पूरे शहर में। मैं कराची में बैठा हूँ, 200-300 से ज्यादा लोग नहीं निकल सके, जहां से 14 इनके एमएनएस थे और पता नहीं कोई 2 दर्जन के करीब इनके एमपीएज हैं, और पूरे इन्होंने जोर लगाए, चंद सौ से ज्यादा ये लोग नहीं निकाल सके। पूरे पाकिस्तान में जहां जहां लोग निकले, 1000 मैक्सिमम के शायद 1000 होंगे, लेकिन 200-400 से ज्यादा लोग नहीं थे। उसके बाद डांट पड़ी है इमरान खान की जानिब से इनके बहुत सारे लोगों को। अब उन्होंने सड़कें बंद करने के लिए वो टेंट लगा के अपने एमएनएज और एमपीएस को वहां बिठा दिया ताकि सड़कें बंद हो जाएं। तो पॉपुलरिटी अगर होती तो ये फिर सारी की सारी कौम जो है वो सड़कों पे होती और रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाते और माहौल अजीब सा होता। तो इनको तंबू लगा के एमएनएस को बिठा के वो वीडियोस आपके सामने आ रही हैं कि किस तरह लोगों को जबरदस्ती, पुलिस इनकी आलाकार बनी हुई है, जहां जहां ये शहर सड़कें बंद करना चाहते हैं, शहर में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, तो उस तरह से करके अगर आपने कुछ सड़कें बंद करके लोगों को मुसीबत में डाल दिया तो अलग बात है। वरना लोग अपनी खुशी से इमरान खान की कॉल पर, उन पर हमला जो हुआ उस पर एहतजाज करने कहीं मुल्क के किसी कोने में बाहर नहीं निकले, इवन पेशावर में भी नहीं निकले। तो वो पॉपुलरिटी तो पता चल जाएगी आपको जिस तरह से आगे वक्त बढ़ेगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद सदाकत भाई साहब से भी जवाब लिया जाएगा, क्योंकि जो आईपॉड का सर्वे है वो भी यही कह रहा है कि पार्लियामेंट वापस आए। वो कह रहे हैं कि सड़कों पे ना रहें लोग, यानी मेजोरिटी जो है वो ये बात कर रही है, उस पर भी उनकी राय लेंगे। और फिर अगर इस लॉन्ग मार्च का कोई मकसद नहीं है और इसमें लोग भी नहीं आ रहे, लो टर्न आउट है, तो इसका क्या फायदा है, ये सोलंकी साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद।
मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता। मेरी राय में जो मिर्जा साहब सोलंकी साहब का जो तजज़िया है बड़ा बाइस्ड है। इमरान खान सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम, जमहूरी सिस्टम आगे चलता है, बिकॉज ये पार्टियां तो खत्म हो गई हैं, ये तो रीजनल पार्टियां रह गई हैं, इनके पास ना कोई वोट बैंक है, ना इनके पास कोई पब्लिक सपोर्ट है। तो इमरान खान के बारे में ये बात कहनी बड़ी नाइंसाफी है कि जो आदमी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, सबसे पॉपुलर है, जिसकी फॉलोइंग हर सूबे, हर जुबान बोलने वाले, हर मकतबा फिक्र में है, वो जो है वो मार्शल लॉ लगाना चाहता है। और जो झुंगे वाली पार्टियां रह गई हैं 2-2 डिवीजन की, वो जमहूरियत की बड़ी अलंबरदार है। ये ऐसी बाइस सी बात है, इनकी मर्जी है, ये कर सकते हैं, इनका हक है, लेकिन ये कोई आम आपका कोई भी जो आपके व्यूज हैं वो ये बात मानेंगे नहीं। उन सबको पता है कि जमहूरी आदमी इलेक्शन की तरफ जाता है और गैर जमहूरी आदमी। अच्छा सदाकत भाई साहब, एक तो कोई भी ओपिनियन हो सकता है, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन बाइस्ड कह देना मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी ज्यादती है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मोहतरम है, जो आप बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरा ओपिनियन भी है ना, वो ओपिनियन आपसे मुख्तलिफ है। तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं सड़कों पे हम रहेंगे 10 महीने अगर इलेक्शन नहीं होते अगले 11 महीने। हाँ जी, अब मेरी राय मुझे करने दें, फिर वो जो बोलेंगे मैं सुनूंगा। ठीक, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहना कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जमहूरियत चाहती है, जिसके पास अब वोट रह नहीं गए। नून लीग जो है वो जमहूरियत चाहती है और इमरान खान मार्शल लॉ चाहता है, जो जब इलेक्शन होगा इमरान खान क्लीन स्वीप करेगा। तो ये कोई बात, कोई मैं समझता हूँ ये जानबदारी वाली बात मेरी समझ के मुताबिक है, मेरी राय में ये जानबदारी वाली बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इफ द सिस्टम सस्टेन्स, सिस्टम कंटिन्यूज। और वो जमहूरियत के जरिए आया है, ना वो जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह अयूब खान के जरिए आया है, ना वो ज़ियाउल हक की तरह जनरल जिलानी से आया है। वो आया है अपनी जद्दोजहद से आया है। आज उसको लोग क्यों मारना चाहते हैं? इसलिए कि उसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए कि उसको आप शिकस्त नहीं दे सकते। आपने हर तरह का केस बना के अदलिया क्या करेगी? आप क्या ठीक है। अच्छा, वो किसी जर्नैल के जरिए नहीं आए, मगर उन्होंने जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम को सपोर्ट किया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने हैं। आज आप सारा कुछ जो है ना वो आप अपने पलड़े में लेके भी इमरान खान का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। 14 पार्टियां इकट्ठी होती हैं। ठीक बात। अच्छा, मैं इस पे सईद गनी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ। 14 पार्टियां मिलके सईद गनी साहब 14,000 वोट लेती हैं और इमरान खान अकेला 30,000 वोट लेता है। सईद गनी साहब खान को सूट करेगा कि वो मास्क लगवाए और आपको सूट करेगा कि वो। ठीक बात है, ठीक बात है। ये पॉइंट अच्छा है कि अकेले वो मुकाबला कर रहे हैं। सईद गनी साहब आपका टेक, फिर मैं देखें। एक तो ये मेरे ख्याल बहुत बड़ा मजाक है कि इमरान खान अपनी जिद्दोजहद के नतीजे में आया है। जब तक वो अपनी जिद्दोजहद कर रहा था ना, एक ही सीट जीता था लाहौर से, वो भी जितवाई गई थी उनको। उसके बाद ये सही कह रहे हैं कि जनरल के जरिए नहीं है, वो जर्नलों के जरिए है, वो पूरी इस्टेब्लिशमेंट के जरिए है। ये पूरी दुनिया जानती है कि 18 के इलेक्शन में किस तरह की धांधली हुई है, किस तरह से उनको जितवाया गया, किस तरह से उनको मुसलत किया गया। परवेज इलाही ने खुद कहा कि 3-3.5 साल तक उसके नेपियां बदलते रहे। इमरान खान खुद मानता है कि जो हमारा कोरम पूरा करने के लिए, बजट पास कराने के लिए हम उनको कहते थे कि बंदे पूरे करो, अभी कहते हैं कि हम वोटों के जरिए आए थे। दूसरी बात जो समझने की है, ये कहते हैं पॉपुलरिटी है। मैं तो कराची में बैठा हूं, मैं तो कराची की सियासत को देखता हूं, मुझे आपको ज्यादा आसानी से बता सकता हूं। NA-239 से इमरान खान बिल्कुल जीते हैं। उन्होंने वोट लिए 50,000, वहां वोटर है 6 लाख। इमरान खान से पहले जो इनके MNA साहब थे, चीमा साहब, उन्होंने लिए थे 70,000 वोट 2018 में। इमरान खान और चीमा में फर्क होना चाहिए कि इमरान खान को 2 लाख वोट लेना चाहिए था, 50,000 वोट लिया है, उसका वोट गिरा है। जहां से वो हारा NA-237 से, इमरान खान ने लिए 22,000 वोट। इनसे पहले जो इनके MNA थे उन्होंने लिए थे 33,000 वोट। इमरान के वोट 11,000 कम हुए वहां पर भी, जहां इनका हालत थी। मलीर कैंट जो इनका स्ट्रांग होल्ड था, हम उस मलीर कैंट की वजह से 237 हारे थे। इनको 9,000 वोट पड़ा था मलीर कैंट से, इस मरतबा उनको पड़ा 2100 वोट। कहाँ पॉपुलर। लेकिन सर सेंट्रल पंजाब में तो इमरान खान साहब इस वक्त डोमिनेंट है। ठीक है, इलेक्शन वहां पे जब होगा पता चल जाएगा। पॉपुलैरिटी इलेक्शन से पता चलती है। मैं वहाँ की बात अभी नहीं कर रहा, इसलिए कि मुझे ग्राउंड रियलिटीज वहाँ की इतनी नहीं पता। हाँ। लेकिन कराची में इनको 14 सीटें मिली थी ना। चले मैं एक ब्रेक बिल्कुल। अच्छा, मैं इस पे मैं मुर्तजा सोलंकी साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ, मगर एक छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपसे भी बात करेंगे कि पॉपुलैरिटी क्या है, एक बात, और दूसरी बात ये कि नए इंतखाबात का फैसला PDM नहीं अगर करती और अपने वक्त पे कहती है कि इंतखाबात होंगे तो क्या होगा। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सोलंकी साहब, अब दोनों सूरतों में एक तो आप कह रहे हैं कि जाहिर है कि नई तैनाती होनी है, जल्दी होनी है, फैसला हो चुका है, बस अनाउंसमेंट होनी है, समरी अभी तक नहीं गई है। और दूसरी सूरत में अगर फैसला ये भी होता है कि इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे तो फिर क्या होगा? सिनेरियो जरा बताइए। इंतखाबात वक्त पर होंगे तो इसका मतलब है वक्त पर ही होंगे, लेकिन ये जो मेरे भाई कह रहे थे सदाकत अब्बासी कि खान साहब तो जमहूरी लीडर हैं, तो वो उनको तो इलेक्शन जीतना है, तो वो क्यों गैर जमहूरी बात करेंगे। चंद दिन पहले खुद खान साहब ने कहा कि लगता है माशाल्लाह तो लग जाए। ये वही जमहूरी लीडर हैं जिन्होंने कहा था कि इनको इक़्तिदार देने से बेहतर था कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देते। तो ये है उनका जमहूरी लीडर की बात। और ये कि जी अभी जो बायपोल्स हुए हैं उसमें इन्होंने कुछ सीटें जीत ली हैं, तो इससे पहले जब उनकी अपनी हुकूमत थी तो पंजाब के जितने भी ज़िमनी इंतखाबात थे वो उन्होंने हारे थे। तो ये इसको पैमाना ना बनाएं। और जहां पर जीते हैं कोरंगी में, वहां पर 14% वोट पड़े हैं, 86% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। पिशावर में जहां जीते हैं वहां पर 80% लोगों ने वोट नहीं डाला, सिर्फ 20% ने डाला। और जहां मुकाबले भी हुए हैं वहां पर कोई लैंडस्लाइड नहीं हुई। ये नहीं हुआ कि दूसरी साइड को वोट ही नहीं पड़े। 5, 10, 15 हजार का वोट, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि ताना दे रहे हैं, जुल्फकार अली भुट्टो जो 30 साल की उम्र में था और वो गया काबीना में, तो वो इस्कंदर मिर्जा की कैबिनेट थी जिसमें वो गया था। मुल्क में मार्शल लॉ लगा हो तो आप क्या करेंगे? आपने अगर सियासत, जाहिर है कोई सियासत नहीं होगी, कोई एक्टिविटी, और उसका नुकसान पीटीआई को ज्यादा है सर। जनरल मुजीबुर सईद गनी के एक जर्नल नहीं, बहुत सारे। अच्छा सदाकत अब्बासी साहब, कल आप एक गाना मैंने आपका टीवी पे सुना, वैसे आपकी बड़ी अच्छी आवाज है, वी मस्ट अप्रिशिएट। वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तलाश है, ये गाना आप गा रहे थे। मैं जाहिर है आपसे ये नहीं कहूंगी सुनाए, मगर किसकी तलाश है और वो क्या अब आपको मिलेगा? देखिए, हमें हकीकी आज़ादी की तलाश है और उस हकीकी आज़ादी की तलाश में हमें बहुत कुर्बानियां देना पड़ रही हैं। और हमें तो हमारी लाशें भी गिरी हैं, हमारे लीडर को गोलियां भी मारी गई हैं। बाकी ये कह देना कि वोट की परसेंटेज कम है, मैं तो मुर्तजा भाई ये कहता हूँ कि ये 14 पार्टियां मिलके खाली अगर मिलके इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो ये इनकी नाकामी है। अभी सईद गनी साहब कह रहे थे कि हाँ जी हमें कराची में इतना वोट पड़ा। सईद गनी साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पूरे पाकिस्तान की थी। मुझे बताएं पंजाब में आपको सिवाय यूसुफ रजा गिलानी की जाती सीट के आपके पल्ले क्या है? मुझे बताएं केपीके में क्या है? सईद गनी साहब, आप देख जो आदमी 14 पार्टियों के मुकाबले में अकेला है, वो क्यों चाहेगा कि मार्शल लॉ लगे? मार्शल लॉ तो वो लगेगा जिनके पास कोई वोटर नहीं है। जी सर, अब मैं इसका जवाब ले लूं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी पार्टी वाला मांग भी इलेक्शन रहा है, आप कुछ और सिस्टम मांग रहे हैं। सईद गनी साहब, आसमा अल्लाह करे कि अगला जो इलेक्शन होगा 2023 में वो साफ और शफाफ हो जाए और जिस तरह का इलेक्शन होना चाहिए। इमरान को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी मिलनी चाहिए, तो इनको पता चल जाएगा क्या है। वैसे इलेक्शन 23 में ही होंगे, इससे पहले तो नहीं हो सकते। आसमा नहीं, इससे पहले 77 से लेके 2018 के जितने इलेक्शन हुए हैं, पीपल्स पार्टी को हाथ पैर बांध के मैदान में छोड़ा गया है, पीपल्स पार्टी को हरवाया गया, पंजाब में खासतौर पर हरवाया गया। अब अगर आप पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने आओगे तो मेरे भाई, आपको अगर जितनी मार हमें पड़ी है ना, अगर उसकी 10% भी आपको पड़ जाए तो आपकी पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं होगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पार्टी आज भी खड़ी है और आप देखिएगा कि पंजाब में भी जीतेंगे अगर आप वो अशर हमारे साथ ना करें जो 77 में किया है, उसके बाद हर इलेक्शन में किया है। आपको तो अभी हुआ ही कुछ नहीं है भाई, अभी तो थोड़ा सा एंजॉय करो। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन 2023 में ही होंगे, सईद गनी साहब कह रहे हैं, और हमारी इत्तला भी यही है कि पीडीएम की जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं वो ये समझती हैं कि इंतखाबात 2023 में अपने वक्त पर होने चाहिए। कोशिश ये होगी कि 2-3 महीने आगे पीछे हो जाएं, लेकिन वहां पे ये स्टांस है और खान साहब का स्टांस है कि अर्ली इंतखाबात हों, कबल अज वक्त इंतखाबात हों। अब बीच की राह कोई नजर नहीं आती है सच, मगर क्या होगा अगले 24 से 48 घंटों में ये सब सामने आ जाएगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।